एक ऐसा शख्स जिसने अमेरिका जैसे सुपर पावर को कुछ घंटों में ही हिलाकर रख दिया था। जब 11 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के 2 टावर्स देखते देखते ढेर हो गए, हजारों लोग मारे गए थे। लेकिन ये पहली बार नहीं था कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक की प्लानिंग की गई थी। इससे पहले भी कोशिश की गई थी जो नाकामयाब रही। ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका की इंटेलिजेंस को इतने बड़े हमले के बारे में भनक तक नहीं लगी, और इस हमले के मास्टरमाइंड को पकड़ने में अमेरिका जैसे सुपर पावर को भी लगभग 10 साल लग गए। उस शख्स का नाम था ओसामा बिन लादेन। अगर 9/11 अटैक्स के पीछे की असली वजह को समझना है तो हमें पहले ओसामा बिन लादेन की लाइफ के उन टर्निंग पॉइंट्स को समझना पड़ेगा जहां से उसकी जिहादी आइडियोलॉजी ने पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स को चेंज कर दिया। आज भी बहुत से लोगों को इसकी असली वजह का पता नहीं है, इसलिए आज इस वीडियो में हम ओसामा बिन लादेन की लाइफ को समझेंगे कि वो अमेरिका का कट्टर दुश्मन कैसे बना। तो चलिए शुरुआत ओसामा बिन लादेन की लाइफ से शुरू करते हैं। 1957 में रियाद के मिलियनेयर मोहम्मद अवद बिन लादेन के घर ओसामा बिन लादेन का जन्म होता है। 1930 के आसपास मोहम्मद अवद बिन लादेन यमन से सऊदी अरेबिया लेबर का काम करने आया और धीरे धीरे उसने अपनी खुद की कंस्ट्रक्शन कंपनी बना ली जिसका नाम था सऊदी बिन लादेन ग्रुप। 1960s में सऊदी अरेबिया के ऊपर कर्जा बढ़ रहा था, यहां तक कि वहां की सबसे बड़ी कंपनी अरामको और दूसरे इंटरनेशनल बैंक्स ने उनकी मदद करने से इनकार कर दिया था। साथ ही सऊदी किंग और उसके भाई फैजल के बीच भी तनाव बना हुआ था। इस वक्त मोहम्मद अवद बिन लादेन ने सऊदी किंग और प्रिंस के बीच सुलह करवाई और सऊदी किंग ने कॉम्प्रोमाइज कर दिया। फैजल न्यू किंग बन जाता है, लेकिन अभी भी हालात सुधरे नहीं थे। फिर भी ओसामा बिन लादेन के पिता ने सिविल सर्वेंट्स की सैलरी अपनी जेब से देना शुरू किया। इस बात से सऊदी किंग फैजल ने इंप्रेस होकर एक ऑर्डर डिजाइन किया कि जितने भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं वो बिन लादेन ग्रुप को दिए जाएंगे। लेकिन कुछ साल बाद ही 3 सितंबर 1967 को अवद बिन लादेन की एक प्लेन क्रैश में मौत हो जाती है। उस वक्त ओसामा बिन लादेन सिर्फ 13 साल का था और बाद में 17 साल में ही उसकी शादी भी हो जाती। अब हायर एजुकेशन के लिए वो ज़ेडा के किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री कर रहा था, लेकिन यूनिवर्सिटी में उस वक्त दूसरी पढ़ाई भी चल रही थी। मोहम्मद कुतुब उसी यूनिवर्सिटी में कट्टर मुस्लिम सोच को ओसामा बिन लादेन जैसे बच्चों के दिमाग में जिहाद आइडियोलॉजी से फैला रहा था। यहाँ से लादेन सिर्फ जिहाद के बारे में नहीं सीख रहा था, बल्कि अलकायदा को मार्केट करने की स्किल्स को भी सीखने लगा था। इस वक्त 1973 में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान में अपनी कम्युनिस्ट कड़ियों को जोड़ना शुरू कर दिया था और उनको अपना नया लीडर मिल गया था। नाम था मोहम्मद दाऊद, जो कुछ ही टाइम बाद अफगानिस्तान में राजा जाहिर शाह के राज को तख्ता पलटकर अपनी सरकार बना लेता है। इसके बाद जब सोवियत ने अफगानिस्तान में सरकार बनाने के बाद रिलीजियस एक्टिविटीज को क्रैकडाउन करना शुरू कर दिया, तो बहुत से लोग इस वजह से वहां से दूसरे इस्लामिक देशों में जाने लगे, जैसे ईरान, सऊदी और पाकिस्तान। ये दौर कोल्ड वॉर का था, जहां अमेरिका और ब्रिटेन सोवियत यूनियन की अफगानिस्तान में सक्सेस को झेल नहीं पा रहे थे, इसीलिए वो उन लोगों को फेवर कर रहे थे जो अफगानिस्तान से देश को छोड़कर बाहर जा रहे थे। पाकिस्तान में माइग्रेटेड अफगानियों को यूएसए हथियार और पैसा दोनों दे रहा था और यहाँ से कम्युनिस्ट के खिलाफ जिहादी मूवमेंट शुरू होता है। बहुत से यंग लीडर्स इस मूवमेंट से जुड़ रहे थे। धीरे धीरे वो तालिबान और अलकायदा का हिस्सा बन रहे थे और आने वाले टाइम के मुजाहिदीन बनने वाले थे। मुजाहिदीन का मतलब है कि किसी नॉन इस्लामिक फोर्स के साथ गुरिल्ला वॉर से वो इस्लाम की रक्षा करते हैं। इन लोगों ने अफगानिस्तान को अनस्टेबल करना शुरू कर दिया। अब सोवियत यूनियन को लगा कि उनके कम्युनिस्ट लीडर जब मुजाहिदीन को रोक नहीं पा रहे हैं, इसीलिए सोवियत यूनियन ने एक्चुअल कंट्रोल लेने के लिए साल 1979 में उन्होंने अफगानिस्तान पर हमला किया और अगले 10 साल तक वहां डायरेक्टली कंट्रोल रखा। अफगानिस्तान में हालात को देखते हुए गल्फ कंट्रीज इनसिक्योर फील कर रहे थे। यूएसए के साथ साथ सऊदी अरेबिया भी सोच रहा था कि इस तरह तो अब सोवियत यूनियन अफगानिस्तान से ईरान, फिर इराक और फिर कुवैत होते हुए पूरे गल्फ में कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को परमानेंट सेटल करवा देगा, जो इस्लाम के लिए एक खतरा है। इसी डर की वजह से सऊदी के रिच क्लास अब अफगानिस्तान में बैठे मुजाहिदीनों को फंडिंग करना शुरू करते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग तो मुजाहिदीनों को ज्वाइन भी करते हैं, जिसमें से एक था ओसामा बिन लादेन, जो अब एक जिहाद मूवमेंट का हिस्सा बन गया था। इस वक्त वेस्टर्न पावर के लिए पाकिस्तान एक फ्रंटलाइन बेस की तरफ बना हुआ था, जहां से मिलिटेंट्स को पाकिस्तान में ट्रेन करके अफगानिस्तान में भेजना बहुत ही आसान काम था।
इस वक्त यूएसए अपना काम कर रहा था, पानी की तरह पाकिस्तान में पैसे को बहाया जा रहा था। इसीलिए 1989 तक सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान छोड़कर जाना पड़ा। अभी तक जिहादी मूवमेंट यूएसए के हिसाब से चल रहा था। लेकिन अभी तक की स्टोरी में हम देख रहे हैं कि ओसामा बिन लादेन और यूएसए एक ही टीम से खेल रहे हैं। तो ऐसा क्या हो गया कि ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो गए? असली टर्निंग पॉइंट आता है 1991 में, जब यूएसए इराक पर हमला करता है। यहां से ओसामा बिन लादेन को लगा कि अमेरिका सिर्फ अपने फायदे के लिए उनका यूज कर रहा था। 26 फरवरी 1993 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बेसमेंट में रामजी यूसेफ ने बॉम्ब प्लांट किया हुआ था, जहां उनका टारगेट वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दोनों टावर्स को ढेर करना था। ये लादेन के ग्रुप में ही ट्रेंड हुआ था, लेकिन ये ब्लास्ट सक्सेसफुल नहीं हो पाया और उसे अरेस्ट भी किया गया। लेकिन फिर भी 6 लोगों की मौत हो गई और हजारों लोगों को चोटें आई थी। 1996 में अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनती है और अब अफगानिस्तान में ओसामा बिन लादेन एक प्रॉपर सेटअप के साथ रहने लगा। उसके पास ठिकाना और पैसा दोनों थे, इसीलिए वो अपनी टेररिस्ट एक्टिविटीज को बढ़ाने लगा था। जैसे उसने लेबनान में हमला करवाया और 1998 की ऐसी ही टेररिस्ट एक्टिविटीज में दर इस सलाम, तंजानिया, कीनिया और नायरोबी में सैकड़ों लोगों की जानें गई। और इस तरह की टेररिस्ट एक्टिविटीज से उसे यूएस पर हमला करने का एक मोटिवेशन भी मिल रहा था। 1999 तक FBI ओसामा बिन लादेन को अपनी 10 मोस्ट फ्यूजिटिव्स लिस्ट में शामिल कर देता है, जहां उसके ऊपर $2.5 करोड़ का इनाम भी रखा गया था। साल 2000 में यूएस शिप जब रिफ्यूलिंग के लिए यमन के एक पोर्ट पर पहुंचा तो वहां अलकायदा ने एक छोटी बोट को इससे क्रैश करवा दिया, जो पूरी तरह से एक्सप्लोजिव से भरी हुई थी। इसमें 17 नेवी सेलर्स मारे गए और लादेन इस वक्त एक बार फिर ऑलरेडी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक करने की तैयारी वैसे भी कर ही रहा था। लेकिन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ही क्यों? सबसे और इंपॉर्टेंट बात कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अमेरिका के लिए एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट था, जिसके टावर्स कभी सबसे ऊंची बिल्डिंग्स में से एक हुआ करते थे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस बार लादेन के टारगेट एरिया में सिर्फ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ही नहीं था, उसके रडार में पेंटागन भी था, जो यूएस की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी से कुछ ही दूर एक यूएस डिफेंस बिल्डिंग है। और हो सकता था कि ऐसी ही नेशनल इंपॉर्टेंस रखने वाली और भी बिल्डिंग्स लादेन के रडार में थी, जिनके बारे में आगे चलकर हम समझेंगे। इस काम के लिए 19 टेररिस्ट को चूज किया जाता है, जिन्हें पाकिस्तान में 1999 तक ट्रेनिंग दी जाती है और फिर मार्च 2001 तक इन सभी को अलग अलग ग्रुप में बांटकर यूएस में लीगल तरीके से एंटर करवाया जाता है। उनमें से कुछ को यूएस में ही लीगल कमर्शियल पायलट की ट्रेनिंग दी जाती है। 9/11 के हमले से पहले इन 19 लोगों पर कोई भी शक नहीं कर सकता था। ये सभी लीगली और पूरे डॉक्यूमेंटेशन के साथ यूएस में रह रहे थे, अपने रोज के काम कर रहे थे। लेकिन 11 सितंबर 2001 को अमेरिकन एयरलाइन की फ्लाइट 11 बोस्टन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लॉस एंजलिस के लिए अपनी उड़ान भरती है, जिसमें टोटल 92 पीपल ट्रेवल कर रहे थे, जिसमें से कि 11 क्रू मेंबर थे और बाकी के 81 पैसेंजर्स थे। इन्हीं 81 पैसेंजर्स में से 5 टेररिस्ट इस प्लेन को हाईजैक करने वाले थे। इन ग्रुप्स को इन्हीं फ्लाइट रूट्स में कई बार ट्रेवल करवाया गया था, ताकि इन्हें पता चल सके कि कौन सी फ्लाइट कितने टाइम पर कहां पर पहुंचती है, और साथ में यह भी पता चल सके कि लैंडिंग और टेक ऑफ का एनवायरनमेंट कैसा रहता है। 15 मिनट की फ्लाइट के बाद इस प्लेन को हाईजैक कर दिया जाता है। मोहम्मद अटा इस ग्रुप का ट्रेंड पायलट था, जो एक 33 साल का इजिप्शियन सिटीजन था। वो कॉकपिट में घुसकर पायलट और को पायलट से कंट्रोल छीन लेता है और इस फ्लाइट को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की ओर डाइवर्ट करता है। फ्लाइट 11 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर में फुल फोर्स के साथ क्रैश करवाया जाता है। अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश इस वक्त एक स्कूल में छोटे बच्चों की रीडिंग क्लास में थे, जिन्हें पहले तो यकीन ही नहीं हुआ कि यूएस किसी टेररिस्ट अटैक का शिकार हुआ है, और अपने चीफ ऑफ स्टाफ एंड्रयू हिलकार्ड जूनियर को यह कह के टाल दिया कि हो सकता है कि पायलट को कार्डियक अरेस्ट हो गया हो। अब दूसरा प्लेन, जो यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 175 थी, उसे 17 मिनट बाद वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ टावर में क्रैश करवाया जाता है। इस बार एंड्रयू कार्ड ने एक बार फिर से जॉर्ज डब्ल्यू बुश के कान में दूसरे अटैक के बारे में बताया और प्रेसिडेंट अब शॉक थे। लेकिन क्लास खत्म होने तक उन्होंने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। हालांकि बाद में उनके इस रवैये के लिए उन्हें क्रिटिसाइज भी किया गया। कुछ टाइम बाद खबर मिलती है कि 2 और प्लेन्स हाईजैक किए जा चुके हैं, जिनमें से एक थी अमेरिकन एयरलाइंस 77 जो वॉशिंगटन से लॉस एंजलिस जा रही थी, और दूसरी थी यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 93 जिसने कैलिफोर्निया से न्यूयॉर्क के लिए अभी उड़ान भरी थी। इन दोनों फ्लाइट्स को वॉशिंगटन डीसी की तरफ डाइवर्ट किया जाता है।
फ्लाइट 77 को पेंटागन की तरफ डाइवर्ट किया जाता है और 9:37 पर इसे पेंटागन के एक कॉर्नर पर क्रैश करवाया जाता है। पेंटागन को तो बहुत नुकसान हुआ ही, साथ ही दुनिया का सबसे ऐसा ताकतवर देश जिसकी सबसे बड़ी मिलिट्री है, सबसे बड़े नेटवर्क वाली इंटेलिजेंस है, उसके ही डिफेंस हेडक्वार्टर पर हमला होता है और यूएसए की इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। इसके बाद इमीडिएटली यूएसए के सभी एयरपोर्ट्स को शट डाउन करवा दिया जाता है और जो प्लेन्स हवा में ही थे उन्हें अपने सबसे नजदीक के एयरपोर्ट पर लैंड करने के ऑर्डर दिए जाते हैं। अब लास्ट फ्लाइट 93 जिसे वॉशिंगटन डीसी की तरफ डाइवर्ट किया गया था, अब सबकी नजरें थी कि ये कहां पर क्रैश हो सकती है। व्हाइट हाउस जो अमेरिकन प्रेसिडेंट का रेजिडेंस है या फिर यूएस कैपिटल बिल्डिंग जो अमेरिका की लेजिस्लेटिव बिल्डिंग है। लेकिन इस फ्लाइट में बैठे पैसेंजर्स को शायद दूसरे हाईजैक किए हुए प्लेन्स की खबर मिल गई होगी, इसीलिए उन्होंने खुद ही लड़ना ठीक समझा होगा। रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि हाईजैकर्स के साथ इन पैसेंजर्स ने मुकाबला किया था और प्लेन को पेंसिल्वेनिया के खेतों में क्रैश करवा दिया। उनकी इस बहादुरी ने पॉपुलेटेड एरिया में रहने वाले बहुत से लोगों की जान बचा दी थी। इन हमलों में लगभग 3000 से ज्यादा लोगों की हत्या की गई थी और 6000 से भी ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। अभी तक अलकायदा ने इस हमले की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली थी, लेकिन आगे चलकर 2004 में ओसामा बिन लादेन अपनी एक रिकॉर्डेड टेप के जरिए ये बताता है कि ये इस्लामिक पावर है। अमेरिका को एक बार नहीं बल्कि बार बार इससे और भी ज्यादा भयानक हमलों को झेलना पड़ेगा, लेकिन अमेरिका इस हमले का और आगे होने वाले हमलों का खुद जिम्मेदार है, जिसने अपने इस्तेमाल के लिए इस्लाम का इस्तेमाल किया है। इस रिकॉर्डेड टेप में दिए हुए मैसेज को ओसामा बिन लादेन ने बहुत ही हल्के में ले लिया था। उस वक्त लादेन ने सोचा होगा कि यूएसए सिर्फ कुछ दिन तक अफगानिस्तान में, सीरिया में या फिर दूसरे इस्लामिक कंट्रीज में टारगेट्स को एलिमिनेट करेगा, कुछ बॉम्बिंग करेगा और उसके बाद ये मामला ठंडा पड़ जाएगा। वैसे तो 2001 में ही प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने वॉर ऑन टेरर की बात कही थी और प्रॉब्लम ये हो गई थी कि इनोसेंट लोग अब इस बात के शिकार बनते हैं। अमेरिका में रहने वाले मुस्लिम, एशियन सभी को टेररिस्ट की नजरों से ही देखा जा रहा था। हालांकि सिखों को भी मुस्लिम समझकर उन पर बेवजह हमला किया जा रहा था। पूरे देश में इस्लामोफोबिया फैल रहा था। 9/11 अटैक्स के बाद मानो टेररिज्म के खिलाफ पूरी दुनिया एक साथ एकजुट खड़ी हुई थी। यूएसए को अपनी गलती समझ आ रही थी कि जो गड्ढा उसने दूसरों के लिए खोदा था वो खुद उसमें गिरा हुआ था। फाइनली यूएस इंटेलिजेंस को एक ब्रेक थ्रू मिलता है कि लादेन पाकिस्तान के अबोटाबाद में अपनी फैमिली के साथ रह रहा है, लेकिन इस अचीवमेंट के लिए यूएस को लगभग 10 साल तक उसे ढूंढना पड़ा और लादेन के घर में घुसकर 23 नेवी सील्स ऑपरेशन नेपट्यून स्पीयर्स को कंप्लीट करती है। ओसामा की लाश का डीएनए वेरीफाई करने के बाद उसे इंडियन ओशन में फेंक दिया जाता है। वैसे ये बात सोचने वाली है कि जिहाद के नाम पर टेररिज्म को जन्म दिया गया। जिसने ये किया वो एक सुपर पावर की टॉप लीडर का हिस्सा था, जिसने पाकिस्तान के टॉप लीडर्स पर पानी की तरह पैसा बहाया। करप्शन बढ़ रही थी अफगानिस्तान में। टॉप लीडर्स इसके बाद देश छोड़कर कई दूसरे देशों में सेटल हो गए। फिर 2021 में जब अमेरिका का मतलब पूरा हो गया तो वो भी देश छोड़ के चला गया। अगर आप बात कीजिए अमेरिका की, अफगानिस्तान की या फिर पाकिस्तान की, हर जगह आम इंसान मारा गया और हथियार भी आम इंसान को ही बनाया जाता, जिनके ब्रेन वॉश करवाकर इंसान की जगह उन्हें हैवान बना दिया गया। टॉप लीडर से सिर्फ गलतियां होती हैं जबकि झेलना आम इंसान को पड़ता है। आपको क्या लगता है कि 9/11 अटैक्स के पीछे क्या क्या वजह रही होंगी जो इस वीडियो में मैं कवर नहीं कर पाया हूँ? अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अपनी ओपिनियन को डेवलप कीजिए ताकि औरों की सोच आपकी ना बन जाए। अगर आपको ये वीडियो और मेरा काम पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और ऐसी वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।